वेलकम बैक वंस अगेन। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब आप किसी भी एक पॉजिटिव वे पे चल रहे होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जी, आपको तंग करने वाले, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले। इससे क्या होता है, वो लोग जो कि बिजनेस कर रहे होते हैं, वो लोग जो कि इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, आसानी पैदा हो गई ना। मैं अब घर बैठे चाहे जो मर्जी ऑर्डर कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे घर वो तमाम चीज़ें पहुँच जाएंगी और एज इट इज़ पहुँचेंगी, और जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है जी उसमें कोई मुझे परेशानी भी नहीं होगी। तो आपकी ज़िंदगी आसान, आप दफ्तर बैठ के कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, आपके दफ्तर में पहुँच गए। सो जहाँ पर आसानियाँ हैं वहीं पर कुछ परेशानियाँ भी हैं। हो क्या रहा है जी, ऑनलाइन लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो परेशानी ये भी है कि जी वो उनका बिजनेस मुतासर हो रहा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब हमें नहीं पता होता जी कि हम कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। अब वो वेबसाइट के बारे में कैसे जानना है, हमारे पैसे चले गए, चीज़ हम तक नहीं पहुंची। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जी, अगर आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं तो आप क्वालिटी समटाइम जो चीज़ दिखाई जा रही होती है वो नहीं आ रही होती। सो इस बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा जी कि ये जो जगह है ये बिल्कुल मुस्तनद है। यहाँ से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये नहीं होगा कि धोखा होगा जी, पैसे ज़्यादा लिए गए हैं, लो क्वालिटी की चीज़ आ गई है। वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, घर के इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें। अब तो हर चीज़ लोग मेरे ख्याल से शॉपिंग करने खुद कम जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने इसी सिलसिले को जो वो शुरू कर दिया है। अब फ्रॉड से कैसे बचना है, ये फ्रॉड होता किन किन सूरतों में है, हम आपको पहले से बता देंगे ताकि आप महफूज रह सकें। किस सूरत में कोई आपसे ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं जी हमजा वसीम साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हमजा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है, अब कारोबार ऑनलाइन हो रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, हर काम हम दुनिया का देख रहे हैं। अब पहले आपके पास गाड़ी होती थी तो आप कहीं जा सकते थे, अब ऑनलाइन आप सर्विस से फ़ायदा उठाएं, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं। मतलब इतनी आसानी पैदा हो गई है, बट इस आसानी के साथ परेशानी भी बहुत है। तो हमने धोखे से कैसे बचना है? धोखे से कैसे बचना है, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान में कोविड के बाद ऑनलाइन एक्सपीरियंस और ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इट बेसिकली बूम्ड आफ्टर द कोविड। जब कोविड आया उसके बाद हर बंदा ऑनलाइन आ गया, और ऑनलाइन के जिस फ़ायदे हैं उसका नुकसान भी हैं। यहाँ पे काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वन मैन शो चल रहा है, और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स जो पूरे 20-25 लोग और एम्प्लॉयज़ के साथ एक प्रॉपर ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। अब यूज़र कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है, ये फेक है, यहाँ से मैं ऑर्डर करूँगा। एक नाम के तीन वेबसाइट भी एक नाम की तीन वेबसाइट हैं, तो इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे यूज़र को एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमें एज अ नेशन इसको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे देख रहे हैं कि नाइकी का शूज़ जो कि ओरिजिनली 40-50,000 का है और वो आपको 3,000 रुपये का मिल रहा है, तो वो एक गोल्डन डील नहीं है, वो एक धोखा है जो कि आपको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। और उसने वो 3,000 आपसे लेना है और उसने गायब हो जाना है, उस वेबसाइट ने आपको कभी नजर नहीं आया। आगे तो किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बट होता क्या है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसकी चीज़ आपको पता है जी 40-45 हज़ार रुपये की है, वो आपको 4,000 में मिल रही है, तो यहाँ पे तो आपको खुद थोड़ा सा वो शॉक्ड होना है ना कि वो तो धोखा हो रहा है। एग्जैक्टली। बट ऐसा है कि उसकी थर्ड फोर्थ कॉपी भी समटाइम लोग समझ रहे थे, अच्छा कॉपी, किसी को ऊपर ब्रांड का नाम तो लिखा होगा ना। अब उसमें कोई क्या करे, उसमें क्या करें, उसमें सबसे पहले ये देखिए कि आप उस वेबसाइट जहाँ से आप ले रहे हैं उसके कोई गूगल रिव्यूज़ मौजूद हैं, उसके कोई कमेंट्स का सेक्शन, कहीं पे किसी बंदे को पहले कुछ तो मिला होगा उस वेबसाइट से। जी बिल्कुल ठीक। वो वहाँ पे उसको कभी उन्होंने किसी को पार्सल डिलीवर भी किया कि नहीं, कोई कमेंट होगा, कोई रिव्यू होगा, ऊपर वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट होता है, लॉग बना हुआ आ रहा होता है, ओरिजिनल वेबसाइट की डोमेन नेम। अब एक मिसाल है, मेरा नाम हमजा वसीम है, तो हमजावसीम.com सही तरीके से लिखा हो, ये ना हो .xyz.com। अब ओरिजिनल वेबसाइट की थोड़ी सी निशानियां हमें बता दें, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कोई महंगी चीजें भी ऑर्डर करनी होती है ना, उनको पता हो कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, उसकी क्या क्या निशानी है। ओरिजिनल वेबसाइट की सबसे बड़ी निशानी है कि पहले तो SSL सर्टिफिकेट लगा होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके वेबसाइट के ऊपर गूगल रिव्यूज मौजूद होंगे, ठीक है। उनके कस्टमर्स के फीडबैक मौजूद होंगे, कुछ लोगों ने सवाल पूछे होंगे भाई कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, कब जाएगा। तो ये एक सारी चीजें जो एक उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं एक और मशवरा दूंगा कि आप कभी भी कोई ऑनलाइन बायर है, कोई महंगी चीज़ है, सस्ती चीज़ ले रहा है, एक दफ़ा बायर को मैसेज करके ये पूछे कि क्या मैं ये इन स्टोर आके पिकअप कर सकता हूँ, क्या ये मैं खुद आके ले सकता हूँ। अगर तो वो आपको फिशी साउंड करता है वहाँ पे कि नहीं जी नहीं हम सिर्फ ऑनलाइन है, वो एक रॉन्ग नंबर।
ये सबसे बड़ी निशानी, ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भाई यस यू कैन कम एंड पिक इट अप, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट वहां पे मौजूद है, वो आपको वो या तो शिप कर सकते हैं या आप आके ले लें, तो ये वेरीफाई होता है। तो गूगल रिव्यूज, वेबसाइट्स, चेकआउट्स, इन चीजों से बाआसानी पता लग सकता है कि कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। हर लिंक क्लिक करने वाला नहीं होता। हमारी वहां हमको बहुत शौक है बोनसेस लेने का, 50 लोगों को फॉरवर्ड करो लिंक और आपको ये मिलेगा, वो सारे फिशिंग लिंक्स होते हैं। हमें हर लिंक पे क्लिक नहीं करना, हमने सिर्फ वेबसाइट को खुद गूगल पे सर्च करके ये हर लिंक को क्लिक करने से ऐसा होता है कि आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। एंड यस, कुछ लोग आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं, वो परमानेंट उनके पास रह जाता है, पता चलता है आपके अकाउंट से सारे पैसे गए। समटाइम्स इतनी सिक्योरिटीज पाकिस्तान में भी मौजूद हैं कि सिर्फ अकाउंट नंबर से कोई आपके पैसे उस तरीके से नहीं निकाल सकता। अकाउंट नंबर ऐसे ही, जैसे मेरा नाम है हमजा वसीम, मेरा नाम, मेरे नाम से मेरा कितना ही बुरा कर लेंगे कुछ। सही। थिंग्स स्टार्ट टू हैपन तब जब आपका ओटीपी फॉरवर्ड हो जाए उस फिशिंग कंपनी के साथ। होता यह है कि जब आपका कोई अकाउंट नंबर आप किसी वेबसाइट पे प्लेस करते हैं, वो आपको वेबसाइट ओटीपी लिंक भेजती है और हमेशा भेजेगी, हमेशा भेजेगी। चल, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे तो भी आपको ओटीपी लिंक आएगा। अगर किसी तरीके से उस हैकर के पास एक्सेस है आपके ओटीपी की, तो आपका अकाउंट पूरा ही साफ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपके ओटीपी की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। अब ओटीपी की एक्सेस, क्या आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ओटीपी भी फ्रॉडलेंट तरीके से उनके पास पहुंच सकता है? सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल पहुंच सकता है। वो ऐसे पहुंच सकता है कि आपने जो फ्रॉडलेंट एप्स डाउनलोड की होती हैं अपने फोन के अंदर, iOS पे तो शायद थोड़ी कम है, पर एंड्रॉइड पे ये बहुत ज्यादा और बहुत आसान है डाउनलोड करना। आप लिंकों पे क्लिक करते हैं, कुछ पैसों के खातिर, कुछ बोनस फ्री लेने के खातिर वो एप्स डाउनलोड कर लेते हैं। वो एप्स क्या करती हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट्स लेती हैं जो कि आपके फोन में सेव नहीं होते, वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हैं। अच्छा। जिन्होंने वो एप्स डाउनलोड की होती हैं। अब क्या हो रहा है, अब आप अगर तो बिल्कुल भी हमें नहीं पता था ये हो रहा है। इसके बाद अगर आप ही का बैंक अकाउंट अगर किसी थर्ड पार्टी, किसी फ्रॉड वेबसाइट के पास है, तो वो क्या करेगी कि वो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर प्लेस करेगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट्स उनके पास ऑलरेडी जा रहे हैं। आप ओटीपी दें या आप ओटीपी ना दें, आपके ओटीपी उनके पास वो भी जा रहे हैं। यानी अब ओटीपी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने वो एप्स डाउनलोड की हुई है और आपकी किसी तरीके से पिक्चर्स की एक्सेस उन हैकर्स के पास है, तो नहीं है। ओहो हो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जी। अच्छा जी, अब आपको इस चीज़ों पे भी विजिलेंट रहना है। और आपने कहा कि एंड्रॉइड में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आसान है ऐप बनाना। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं आपको कहती हैं कि डिलीवरी जब होगी आपने तब पे करना है, कुछ होते हैं कि आप पहले डिलीवरी। आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों में से किसको ऑप्ट करें? देखें, मेरे नज़दीक एज अ बिजनेस ओनर, मेरे नज़दीक ये सिक्योरिटी दोनों साइड्स पे होनी चाहिए। सेलर के पास भी सिक्योरिटी होनी चाहिए और बायर के पास भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा महंगा है, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है और बायर ने वेरीफाई कर लिया कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है, उसके गूगल रिव्यूज हैं, उसकी फोटोज हैं, उसका सब कुछ है, तो 2-3 हज़ार एडवांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे सेलर का कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाता है और वो भी समझता है कि हाँ यार ये इसने लेना है। अदरवाइज ये काम पाकिस्तान में दोनों साइडों से हो रहा है कि some sellers they are selling fake products and there are some buyers जो कि क्या करते हैं कि प्रोडक्ट तो ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो डिलीवरी राइडर उनके पास लेके आते हैं तो कहते हैं यार अच्छा मैं पहन के चेक कर लूँ, मैं ज़रा इसको देख लूँ ये चलता भी है कि नहीं। अंदर लेके गए, अंदर जाके उस आइटम को चेंज किया, वापस उसमें डाला और वो वापस सेलर को भेज दिया। और जब सेलर के पास वापस रिटर्न आई तो पता चला कि उसने भेजी कमीज थी और उसको वापस मिली एक गंदा कपड़ा, शायद गाड़ी साफ करने वाला। अब मुझे ये बता दें, ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो किन किन सूरतों में किया जाता है? मतलब हमने अपने देखने वालों को बताना है ना कि इस सूरत में आपसे फ्रॉड हो सकता है, जरा आपने होशियार रहना है। इसमें बहुत सारी सूरतें हैं जिसमें फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर वेबसाइट वेरीफाई नहीं की हुई तो आपके पास आपसे कंफर्म है कि आपके साथ फ्रॉड ही हो रहा है। अगर कोई आइटम, किसी आइटम की प्राइस इफ इट्स लुकिंग टू गुड टू बी ट्रू, दैट्स फेक। अगर कोई ऐसी चीज जो कि आपको लग रहा है, कोई आपसे कोई सेलर है जो कह रहा है कि मुझे 100% एडवांस दें, फेक। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ, या उसकी वेबसाइट का चेकआउट प्रोसेस ही फिशी लग रहा है, मतलब आप उसको चेकआउट पे ऑर्डर प्लेस करने गए और आपको लग रहा है कि ये आपको फील हो जाता है, ओरिजिनल और फेक्स में फर्क महसूस हो जाता है, तो वो फेक है। तो ऐसी सारी वेबसाइट जिनके कमेंट्स नहीं है, रिव्यूज नहीं है, फोटोज अली एक्सप्रेस और आगे पीछे कहीं से पकड़ के डाली हुई है, इवन कि अपनी फोटोग्राफी भी नहीं है, तो और प्राइस ऐसी लग रही है आपको कि आपने दुनिया फतह करने लगे हैं आप ये जैसी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ई कॉमर्स की एजुकेशन लेना कितना जरूरी है? नौजवानों को क्या इसकी तरफ आना चाहिए? आप अपने बिजनेस को कुछ हजारों से लाखों पे पहुंचा सकते हैं अगर आप ये तमाम चीजें सीख लें तो। एग्जैक्टली पहुंचा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आई एम वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो कि कुछ नहीं से कुछ तक पहुंचा है। बात यह है कि
एजुकेशन दोनों तरफ से जरूरी है, सेलर्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, और आपका भी बीच में कुछ रोल बनता है कि आप लोगों को इस तरीके से बताएं कि यार हमने ऐप्स नहीं डाउनलोड करनी भाई फजूल, हमने OTPs नहीं शेयर करने लोगों के साथ। लोग कहते हैं कि जी आपको 4 हिस्सों का कोड आ रहा है, वो देते हैं, भाई ये 4 हिस्सों का कोड किडनी दे दें किसी को, 4 हिस्सों का कोड ना दें किसी को। इससे बड़ी क्या बात है? इससे क्या हो सकता है? और वो यही बात है कि वो दे कैन स्टील योर मनी, दैट्स इट, अगर उनके पास ये सारी एक्सेसेस हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें हर लिंक पे क्लिक नहीं करना, हमें फ्री बोनसेस भाई नहीं चाहिए, हमें जो इनकम सपोर्ट वाले और हमें ये हमें करने से किसी ये चीज की तरफ नहीं देखना जी, झूठी फेक चीजों को अच्छे तरीके से आप छानबीन कर लें। अच्छा, आप खुद भी बिजनेस कर रहे हैं, बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बिजनेस है, मैं उसको एक्सपैंड करना चाह रही हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पे आ जाती हूँ तो फिजिकली मेरी जो शॉप है या मेरा कोई काम है किसी भी किस्म का, वो उसको मैं मजीद ग्रो कर सकती हूँ, मैं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ अगर मैं उसी को सोशल मीडिया पर ले आऊँ, उसी को मैं इस्तेमाल इस तरह से करना शुरू करूँ, तो क्या मैं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ? 100% पॉसिबल है। वो ऐसे पॉसिबल है कि देखिए, अगर आपकी एक फिजिकल शॉप है तो आपकी रीच एक लिमिटेड एरिया तक है, बट व्हेन यू आर गोइंग ऑनलाइन तो आपकी टारगेट मार्केट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान नहीं तो पूरी दुनिया भी है। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट देखें, रील्स का जमाना है, लोग यहाँ पे फारिग हो या फारिग ना हो, वो दिन में 1-1, 2-2 घंटे रील्स लाजमी देखते हैं। Perfect, तो इफ agree. यू आर मेकिंग गुड वीडियोस ऑफ योर प्रोडक्ट और यू आर मेकिंग गुड वीडियोस ऑफ योर सर्विसेज दैट यू प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर्स, तो और उसको आप ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपका एक वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, लोगों को शौक पैदा होगा कि वो आपसे ऑनलाइन खरीदें। तो जब वो आपसे ऑनलाइन खरीदना शुरू करेंगे तो आपको फिजिकल शॉप भूल जाएगी। ऑनलाइन आप बेच क्या सकते हैं? आप कॉपी, पेंसिल, मेकअप का सामान, व्हाटएवर, कोई आइडिया आपको बनाना पड़ता है, इसके पीछे काम करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही बस मैंने कहा अच्छा चलो मैं आज मेकअप का सामान, अच्छा आज मैं किचन में खाना अच्छा बना लेती हूँ, मैं खाना सेल करना शुरू, कुछ भी बेच तो कुछ भी सकते हैं, पर वो शुरू होना चाहिए आपके शौक से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ समथिंग और हॉबी ऑफ समथिंग डूइंग दैट, तो आप मेरी सजेशन ये है कि आप उसको ऑनलाइन लेके आए, ना कि आप एक दिन कुछ बेच रहे हैं और अगले दिन आप कुछ बेच रहे हैं। बेच तो आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज से लेके एक छोटी से छोटी पेंसिल भी सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा। आप देखें इस वक्त काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े महंगे महंगे 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ के घर ऑनलाइन बिक रहे हैं, गाड़ियां ऑनलाइन बिक रही हैं। तो लिमिटलेस है, इसमें कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है कि ये ऑनलाइन बिक सकता है, ये ऑनलाइन नहीं बिक सकता। आपकी पहनी हुई एक ना कोई इसके लिए एज लिमिट है, कोई ऑफ कोर्स एज लिमिट तो है। आपको अगर SCCP से रजिस्टर होना है या आपको मुख्तलिफ जगहों पे अपने आप को रजिस्टर कराना है ब्रांड को, तो आपको रजिस्टर होकर आना है। सबसे पहली बात, यू हैव टू बी 18+ एंड ओल्डर बिकॉज यू नीड टू हैव योर CNIC। आपको चाहिए ये कुछ SOPs हैं, ये कुछ SOPs हैं। अच्छा हमजा, अब कुछ लोगों को हम देखते हैं उनका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेट्स सपोज एक खातून है, उनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, घर में पैकेजिंग में उन्होंने खाना वगैरह भिजवाना शुरू कर दिया। उसी तरह से एक दूसरी खातून बिजनेस करी, उसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा। तो कुछ तरीके भी होते हैं जिनको हम मिस कर रहे होते हैं, कुछ गलतियां कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट उस तरह सेल नहीं हो रही होती। जैसे कि हम किसी को देख के, मेरी फ्रेंड ने शुरू किया, मैंने भी कर दिया, बट मेरा बिजनेस उस तरह नहीं चल रहा। वजह देखें, शार्पनेस और माइंडफुल प्रेजेंस हर जगह पे चाहिए। दुकानें अगर किसी के ब्रांड्स चलते हैं, सारे ब्रांड्स नहीं चलते, कुछ ब्रांड्स चलते हैं, कुछ ब्रांड्स नहीं चलते। कुछ ऑनलाइन शॉप्स भी ऐसी हैं, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी हैं जो चलती हैं और कुछ नहीं चलती। तो इसके लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि आपके जो मार्केटिंग मिक्स है, आपकी प्रोडक्ट, प्राइस, पैकेजिंग, आपकी कस्टमर सर्विस, आपकी हर चीज़ ऑन पॉइंट हो, आपका कंटेंट, आपका प्रोडक्ट, अगर आपकी ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। अगर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप रील के अंदर, क्या पूरी टीम आपको हायर करनी पड़ती है कि 2-3 लोग भी ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं? एक बंदा भी अच्छे तरीके से कर सकता है। अच्छा। आप जब मैंने अपना बिजनेस कभी जब स्टार्ट किया था बैक इन 15 साल पहले, तो मेरा ख्याल है कुरियर वाला भी मैं ही था, कंटेंट क्रिएटर भी मैं ही था, वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपलोड करने वाला भी मैं ही था, और ये जितने जॉब्स हैं, JDs हैं, ये सारी एक ही बंदे की थी। सो ऑफ कोर्स व्हेन यू ग्रो तो आप अपने साथ लोग ऐड करते हो, आप अच्छी टीम बनाते हो, आप चीज़ों को फैलाते हो, बड़ा करते हो, और उसके बाद यू टेक इट ऑफ फ्रॉम देयर। तो ये शुरू हो सकता है, एक बंदा भी शुरू कर सकता है, पर मेरी एम्फेसाइज इसी बात पे है कि ऑनेस्ट रहें, अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहें, अपनी वेबसाइट को ऑनेस्ट तरीके से चलाएं, जो दिखा रहे हैं प्लीज 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 वही बेचें। जब आप पे छाप लग जाए ना, तो फिर लोग आजकल तो मतलब क्या करते हैं जी, बता देते हैं कि ये फेक है, यहाँ पे धोखा है, प्लीज यहाँ से कुछ ऑर्डर ना कीजिएगा, तो फिर आपका तबाह होकर रह जाता है बिजनेस। 100 ऑर्डर्स ठीक भेजेंगे तो शायद एक बंदा आपकी तारीफ करे,
एक गलत ऑर्डर भेजेंगे तो पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि आपने ना किसी के साथ कोई, या तो ऐसे फ्रॉड किया है या आपने उसके साथ। बट आजकल आपने कहा ना रील्स का दौर है, तो उसमें होता क्या है कि लाइट्स अच्छी करके चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, भेजा कुछ और जाता है, मैक्सिमम ये हो रहा है। तो ये हर जगह पे है, मतलब आप और ये एक यूजर परसीव्ड वैल्यू भी है। इसमें कुछ चीज़ों का ऑफ कोर्स वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, ये डायमेंशंस बड़े अच्छे तरीके से हमने तो लिखी होती हैं, लोगों को लिखी होनी चाहिए। होता समटाइम्स ये है कि अगर आपने ऑनलाइन टीवी पे एक चीज़ देखी है, एक मेरे हाथ में, या मैंने कोई आपको घड़ी दिखाई है, तो आपको घड़ी मेरे हाथ पे बड़ी लग रही है, पर जब वो आप उसको ऑर्डर करके अपने घर में मंगाएंगे, वो अपने हाथ पे पहनेंगे तो हो सकता है आपका हाथ बड़ा हो, आपको घड़ी छोटी लगे। तो ये एक यूजर परसीव्ड वैल्यू है, और इसको आउटकम ऐसे ही निकाला जा सकता है कि आप अपने हर प्रोडक्ट को जो भेज रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साइजेस मेंशन करें, ताकि लोगों को पता चले कि यार लोग एस्टिमेट कर सकें कि यार इस साइज का है ये, जो मोस्टली साइजेस इश्यूज आते हैं। सही सही, चाहे वो कपड़े हों चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। हाँ, शूज वगैरह होते हैं, कपड़े होते हैं। अच्छा, अब आपकी बातों से मैंने अंदाजा तो ये लगा लिया है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो कि खरीदारी कर रहे हैं उनको भी बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपसे मुख्तलिफ सूरतों में फ्रॉड हो सकता है, उससे बचना कैसे है वो हमने चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को कुछ? बस मैं यही सेलर्स और बायर्स दोनों को मैसेज देना चाहूँगा कि हमें मिलके चलना है, और हमें हर अच्छे बुरे लोग हर तरह के हर जगह पे मौजूद हैं। सेलर्स भी अच्छे हैं और बुरे हैं, बायर्स भी अच्छे और बुरे हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस चीज़ को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ को ही अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, और कस्टमर को चाहिए कि अगर वो भी ऑनलाइन परचेज़ कर रहा है तो वो जब बाय कर ले तो वो उसको रिसीव करे। ये ना हो कि आप एंड ऑफ द डे सेलर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दें कि वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाए, कि जी इतनी ज्यादा रिटर्न्स आ रही हैं, इतने ज्यादा लोग बस शौकिया बाय कर रहे हैं लेकिन वो लेने वाले नहीं ऐसा है। भी होता है, ऐसा बहुत होता है। इस तरह मैं कई ऐसे बिजनेसेस को जा रहा हूँ, दे हैड टू शट डाउन देयर बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न रेशियोज। लोग ऑर्डर प्लेस करने में 2 मिनट लगाते हैं और उसको रिसीव नहीं करते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा जिम्मेदारी मिलके चलना पड़ेगा, मिलके बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही जाके ये। बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन धोखे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन चीज़ों को ज़रूर हम अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर देंगे कि आप अगर मिस हो गया ना तो आप देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों से आपने होशियार रहना है अगर आप बचना चाहते हैं फ्रॉड से। अभी हमने लेनी है जी ब्रेक। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास नाज़रीन मुख्तलिफ मेहमान आते रहते हैं जिनके ये हाथों में छुपा फ़न जो है वो हम आपसे जो है वो मुतारिफ़ कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। इन लोगों को दिखाने का मकसद क्या होता है जी? अप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इनका काम वाकई हैरान कर देने वाला होता है। हैरान कुंज होता है ना काम जिसको हम कहते हैं। और आर्ट की भी डिफरेंट शक्लें हैं, हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में क्या खूबसूरत काम कर रहा है। तो आज की भी जो हमारी मेहमान है वो तो आपको सामने नज़र भी आ रही हैं काम करती हुई जी। रब्बानिया शर्जील विजुअल आर्टिस्ट हैं। सो आर्ट के जिस मीडियम पर ये काम कर रही हैं वो कौन सा है, कब इन्होंने सीखा और कैसे इसको लेके चल रही हैं, इस पे बात करेंगे जी। रब्बानिया शर्जील को अपने प्रोग्राम में वेलकम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। विजुअल आर्टिस्ट जी, क्या होता है विजुअल आर्ट? विजुअल आर्ट होता है कोई भी इंसान जो कि कोई भी ऐसे मीडियम के साथ काम कर रहा हो जिसको आप देख सकते हैं। सपोज आप फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, ऑब्वियसली ओवर द इयर्स उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बदली है। पहले हम फाइन आर्ट्स की बात करते थे, उसमें पेंटिंग आता था, प्रिंट मेकिंग आता था, एक लंबी लिस्ट आ चुकी है। अब एक लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत हद तक फिल्म भी है, सिनेमा भी है, थिएटर भी है, उसकी भी काफ़ी लेयर्स हैं। तो विजुअल आर्ट की डेफिनेशन काफ़ी बदली है ओवर द इयर्स। मैंने फोटोग्राफी पढ़ा हुआ है, वैसे मैंने फाइन आर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड है, मेजर मेरा फोटोग्राफी था, तो उस वजह से मेरा भी मीडियम जो है ओवर द इयर्स इवॉल्व करता गया है। फोटोग्राफी से शुरू किया था, फिर क्यूरेशन में चली गई, फोटोग्राफर्स के साथ काम किया, डिफरेंट गैलरीज के साथ काम तो किया। आप बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाती होंगी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, तस्वीर बनाना भी एक फन है। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर को देखा है, मतलब कुछ लोगों के हाथों में तो ऐसा जादू होता है, वो क्या कैमरे का कमाल होता है कि बस तस्वीर बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है? कैमरे को समझने का कमाल होता है, क्योंकि कैमरा जाहिर है एक मीडियम है। अगर आप उसकी टेक्निक को समझेंगे, अगर आप उसके उस मीडियम को समझेंगे, उस टूल को समझेंगे, बिल्कुल जैसे टीवी होता है या डांस होता है, म्यूजिक होता है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जितना बेहतर समझेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रियाज करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और फिर कुछ ना कुछ ऑब्वियसली थोड़ा नेचुरल भी होता है। अच्छा, आपने नेचुरल की बात की रब्बानिया, मुझे लगता है कि हम ना जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना,
हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, हम रियल चीज से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो बनी बनाई चीजें, मतलब आप आज मुझे देख रही हैं, मेरी तस्वीर देखेंगी तो वो तस्वीर इस तरह की होगी कि लोग मुझे हैरान हो जाएंगे, भाई ये वही है, मतलब नाक चेंज कर दिया, अब ऐसी तस्वीर आने लग गई हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप चेंज कर, ये ज्यादती कर देते हैं आप, ऐसा है ना? ऐसा है बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी है कि जब टेक्निकल एडवांसमेंट्स होती हैं, ज़ाहिर है हमने देखा है जैसे पहले फ़ोन था, फ़ोन चेंज होते होते मोबाइल आया, फिर किस तरह से कंप्यूटर्स चेंज हुए, टीवी किस तरह से चेंज हुआ, तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स जब आती हैं तो बहुत सारी और चीज़ें भी सोसाइटी में बदलती हैं। तो आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं रहती, आपका कैमरा आपको सारा मेकअप कर देता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो साइकिल पूरा होगा ऑफ एवोल्यूशन, एंड हो सकता है हम थोड़ा सा वापस नेचर की तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। स्टार्ट कब किया और कहाँ से किया? वैसे तो क्योंकि फ़ोटोग्राफी ही पढ़ा था जब यूनिवर्सिटी में थी, तो साथ साथ ही काम भी शुरू कर दिया था, और डिफरेंट गिग्स होती थी, डिफरेंट मैगजीन्स होते थे, उनके साथ काम किया। और उस टाइम में लिबास फैशन मैगजीन होता, हाँ, तो वो काफ़ी वो वहाँ से शुरू किया। एंड देन साथ ही मैंने अपनी गैलरी स्पेस शुरू कर ली, तस्वीर घर, बैक इन 2015 आई थिंक। अब 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। तो उसमें फिर ये था कि डिफरेंट फोटोग्राफर्स के साथ काम करना, डिफरेंट गैलरीज के साथ काम अच्छी करना। फील्ड है, आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं? पैसे कमा लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम पर देखिए ना, आजकल हम नौजवानों को देख रहे हैं कि एक फील्ड ज्वाइन तो कर लेते हैं, मायूस हो जाता है, बीच में छोड़ देते हैं। मुझे लगता है जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई हैं। पहले तो अगर लोगों को देखे ना, सिर्फ आपके पास एक महदूद था, अच्छा कोई इवेंट हो रहा है आपको इंतजार करना पड़े। अब ऑनलाइन इतना काम आ गया है, आप यहाँ पे बैठे दूसरे मुल्कों में काम कर सकते हैं। सो अब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं है? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लेकिन उस जिस तरह आपने कहा कि शक्लें भी हम बदल देते हैं, चैलेंज भी है, लोगों काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इंस्पिरेशन कम हो जाती है, क्योंकि आप हर वक्त किसी दूसरे को देख रहे होते हैं कि दूसरा क्या काम कर रहा है। तो आपकी जो अपनी इंस्पिरेशन है, आपके अंदर जो एक एक नेचुरल टैलेंट है, या आपकी अपनी जो कोई इंस्पिरेशंस होंगी, जो चीज़ें आपको पसंद है, वो फिर सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि आप हर वक्त ये देख रहे होते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। तो चैलेंजेस उस हिसाब से आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा हो गए हैं, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मुझे बता दें, पेंटिंग शेंटिंग करती हैं तो आपका फोकस किन चीज़ों पे होता है? कुछ लोग नेचर को पसंद करते हैं, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा कैच करती हैं? ज़्यादा काम तो मेरा फोटोग्राफी और पेपर कोलाजेस हैं, एंड उसमें थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चली जाती हैं चीज़ें। फोटोग्राफी में मेरा मुझे जो पसंद है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, जिसमें लोगों से मिलना है, और जो हम आम तो आप अंदरून शहर लाजमी गई हैं? अंदरून शहर लाजमी गए हैं। फिर थोड़ा सा डिबेट ये भी है कि अंदरून शहर से निकला जाए और सिर्फ उनको एक एग्जॉटिक नज़र से ना देखा जाए। मतलब वो जो एक डिफ्रेंसिएशन है कि वो अंदरून शहर है और हम कोई और शहर में, वो ऐसा नहीं है। एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड वही चीज़ें इंस्पायर करती हैं जब आप निकलते हैं। तस्वीर क्या बहुत खूबसूरत बंदे की अच्छी आती है? मैंने ये सुना है कि अच्छा उन लोगों की तस्वीर बहुत अच्छी आती है जिनका रंग जरा सांवला होता है, गोरे लोगों की तस्वीर अच्छी नहीं आती। वाकई ऐसा? मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत गोरे लोग जो होते हैं ना, वो तस्वीरों में अच्छे नहीं आते। तो क्या अच्छी तस्वीर के लिए आपका बहुत खूबसूरत होना जरूरी है? नहीं, अगर आप किसी के साथ ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करें तो आपके लिए सभी खूबसूरत हैं, आपके लिए नेचर भी खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत हैं। उनको एक्सप्लोर करना, उनसे बात करना, उनका ट्रस्ट गेन करना, बहुत दफ़ा आई एम श्योर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत और लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं। आप शहर में निकलें तो लोग अपने घरों में भी बुलाते हैं आपको, आपको अपने बच्चों से भी मिलवाते हैं, आपको अंदर बुला लेंगे, कहेंगे आए चाय पिए, सो वो एक हॉस्पिटैलिटी और वो नेचर तो है। ऑब्वियसली विद टाइम वो बदला है, क्योंकि हालात बदल गए हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो आपको एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने का मौका ज़रूर देते हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए तो ये एक एक बहुत ही बोनस और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आप बाहर निकलें और लोगों को जो आम सीन्स हैं जो हम रोज़ देखते हैं पर हम समझते हैं कि शायद ये हमारी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को मजदूरी कर रहे हैं, उसकी पिक्चर भी बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन इजाज़त लेकर। इस चीज़ के बारे में पहले बात कर चुकी हूँ कि हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमें ये कंसेंट और प्राइवेसी के मसाइल नहीं बताए थे कि भाई आपने किसी की तस्वीर खींचनी है तो आपने इजाज़त लेनी है। अब वक्त बदल गया है, अब हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत है, और बिल्कुल नहीं। और मुझे पता है कि उसके बरक्स जब हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल इस चीज़ की आदत होगी, हम फ़ोन निकालते हैं और फ़ौरन
चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो, पकड़ा मोबाइल पिक्चर बना ली, उसको लगा भी दिया सोशल मीडिया। हाँ, पिक्चर भी लगा दी, और वो जो प्राइवेसी की बाउंड्रीज हैं वो बहुत हद तक ब्लर हो गई हैं, अब कुछ हद तक तो ख़त्म भी हो गई हैं। लेकिन हम दूसरे इंसान को कितने वनरेबल स्टेट में डाल रहे हैं, उसको कितने खतरे में डाल रहे हैं, इस चीज़ का हमें अंदाजा होना चाहिए। आप अपने काम को हिट करने के चक्कर में और सोशल मीडिया पर कुछ अलहदा सा शेयर करने के चक्कर में प्लीज़ दूसरों की जो चीज़ें ना प्राइवेसी, उसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। आर्ट के मौके पाकिस्तान में आपको लगता है कि ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, हमारे यंग जनरेशन को इसकी तरफ आना चाहिए, ऑल्दो ये महंगा और चैलेंजिंग भी है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगा तो बहुत है, इसीलिए बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्ट काउंसिल्स की तरफ से कोई ना कोई हेल्प आए, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स आए, कोई ग्रांट्स आए, ताकि वो एक इकोसिस्टम बना रहे। अभी जो मुझे लगता है जो चैलेंजिंग चीज़ भी है और जो इंटरेस्टिंग चीज़ भी है पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं उनकी कि खुद कोशिश कर रहे हैं, खुद गैलरीज चला रहे हैं, लोकल लेवल पे कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करके कर रहे हैं, अपने अपने घरों में खोल रहे हैं, जैसे मैंने भी शुरू किया। लेकिन जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने का वक्त आता है तो उसमें फिर आपको और लोग चाहिए होते हैं हेल्प के लिए, और फंड्स चाहिए होते हैं। सो अगर गवर्नमेंट, आर्ट काउंसिल्स, इस तरह के लोग जो हैं वो कोलैबोरेट करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है पाकिस्तान का अपना। आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प चाहिए क्योंकि अभी आपके सामने जी हालात हैं। तो अगर एक अच्छे बच्चे को ज़बरदस्त मौके मिल जाएँ तो उसका ज़बरदस्त आर्ट आपके सामने आएगा और उसका एक फ़ायदा बड़े लेवल तक पहुँचेगा। आप मैक्सिमम लोगों को आगे से आगे सिखा सकेंगे। एक अच्छी तस्वीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक अच्छी तस्वीर में सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन होती है। अच्छा। कि अगर आप किसी तस्वीर को देखें तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। अक्सर आपने देखा होगा ऐसी तस्वीरें होंगी जिसमें कोई फ्रेम होगा और जो मेन सब्जेक्ट है, आप मेन सब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं लेकिन आपकी जो आंख है वो बैकग्राउंड में किसी चीज को देख रही है या साइडों पे जा रही है, दैट मीन्स कि उसकी कॉम्पोजिशन बेहतर हो सकती है। फिर जाहिर और बहुत सारी चीजें हैं, बट बेस लेवल कॉम्पोजिशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी तस्वीर उतरवाती हैं किसी से तो सेटिस्फाइड होती हैं कि? मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। मैं आई एम नॉट समवन हु इज वेरी पिकी अबाउट पिक्चर्स, अपनी पिक्चर्स। हाँ, ये जरूर होता है कि अगेन कॉम्पोजिशन की अगर पूरी पिक्चर खिंच रही है तो ये नहीं है कि सर यहाँ से काट दिया है या पाँव बिल्कुल कोने से काट दिए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ताकि आउटफिट भी पूरा नजर आए, हाइट भी पूरी नजर आए। और फिर जब आप खुद इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो आपको तो जल्दी किसी की तस्वीर ही पसंद नहीं आ रही होती। रंगों का क्या तस्वीरों में अमल दखल होता है? आपके कलर्स जो आप पिक कर लें वो आपकी तस्वीर को उठा देते हैं? बिल्कुल ऐसे है, और आई थिंक वो कॉम्पोजिशन का ही हिस्सा होते हैं। कुछ रंग हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी आंख को अच्छे लगते हैं, कुछ हैं जिनको हमें जो इतने शायद फर्स्ट साइट में अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए हमारा जो कलर व्हील है, जो कलर थेरी है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, दुनिया में बहुत रंग हैं। सो बहुत ऐसे रंग भी हैं जो आंख को अच्छे नहीं लगते लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और रंग होते हैं, जैसे लाल के साथ हरा कॉम्प्लीमेंट करता है, या कपड़ों में भी हमने देखा होगा हम जब मैच कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी डालते हैं कि इसके साथ मरून अच्छा लगेगा, इसके साथ ऑरेंज अच्छा लगेगा। सो वो चीज़ आई थिंक हर इंसान अपने अपने लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा होता है। चाहे हम खाने में देखें, हम फौरन खाने के ऊपर गार्निश करते हैं, डालते हैं, तो उससे एक विजुअली जो है हमें जब खाना हमारे सामने आता है तो वो हमें अच्छा लगता है। सो हम रोज़ ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल रंगों की बिल्कुल ऐसे ही है। चैलेंज क्या क्या हैं अगर ख़ास तौर पे देखें वो लोग जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके मसाइल भी हैं कुछ? मसाइल तो बहुत से हैं, जैसे हर फील्ड में होते हैं, लेकिन आई थिंक एक मसला तो ऑफ कोर्स ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं भी तो बहुत लिमिटेड हैं, और हमें जो अगेन जो इकोसिस्टम बनाने का एक हमें अशद ज़रूरत है। हमें फंड्स मिलें, हम ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, और गैलरी स्पेसेस, और आपको पता है आर्ट स्कूल्स और आर्ट सप्लाईज इतने महंगे हैं कि हर कोई उनको नहीं कर सकता। सो सपोज अगर हम देखते हैं कि एक बहुत पाकिस्तान आइडल चल रहा है, या म्यूजिशियंस के लिए या और किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिस्ट के लिए, विजुअल आर्टिस्ट के लिए भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नेशन वाइड होने चाहिए, ताकि वो लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही उनको कोई ना कोई ऐसा स्टेज मिले, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म। जबरदस्त जी। मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? कुछ मैसेज यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो करते रहें
जो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल भी हो जाता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन फिर हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, सम टाइम हमें लगता है कि हम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आपकी मेहनत अगर है और लगन अगर है ना, तो उसका रिजल्ट लेट ज़रूर मिलता है, लेकिन मिलता बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके लिए बस अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें, आपका काम खुद बोलेगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रबानिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अपने शो में हम वो चीज़ें प्लान करें जो कहीं ना कहीं आपको घर बैठे फ़ायदा पहुंचा रही हों। तो जी ख़ास तौर पे जो हमारा आज का पहला सेगमेंट था ना, तो ज़रूर आप उस पर गौर कीजिए। अच्छा, जिन लोगों की कॉल्स रह गई हैं प्लीज़ वो परेशान ना हो, क्योंकि बाद में भी कॉल्स आ रही थी। एक तो मैं बता दूँ, कल गवर्नर हाउस में 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक इवेंट होगा जी। आप वहाँ जा सकते हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे, डायबिटीज़ के बहुत माहिर डॉक्टर होंगे, आप वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं, आपका क्लिनिक में जा सकते हैं। कल हमने दोबारा से ये सेशन रखा हुआ है जी, इंशाल्लाह 10 बजे हम दोबारा से डायबिटीज़ के हवाले से आगाही आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कल तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो कल तो बनती है जी गुफ्तगू करना। इसके अलावा परसों भी हमारा यही टॉपिक होगा, तो वो लोग जो कि जिनकी कॉल्स आज शामिल नहीं हो सकी जी, कल टेलीफोन लाइन फिर ओपन करेंगे, परसों फिर ओपन करेंगे, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आप अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, मसाइल के अलावा जिनकी सालगिरह है उनके लिए भी हमने स्पेशल सेगमेंट रखा है। आज 13 तारीख है, शाहिद मसूद की सालगिरह है, हनफा की सालगिरह है, हनफा बाबर, और इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस नदीम की सालगिरह है और मलाइका की। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हम शेयर करें, आपकी सालगिरह को स्पेशल बनाए, तो इसके लिए जी आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर हमें भेजें अपने नाम के साथ। अगर आपकी कल सालगिरह है तो आपका नाम भी शामिल किया जाएगा, आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाया जाएगा जी। इसके लिए आपको अभी ही अपनी पिक्चर भेज देनी है ताकि ज़्यादा लेट ना हो जी। अच्छा जी, आगे बढ़ना है और अगले सेगमेंट्स की तरफ हमने जाना है। सो सेगमेंट्स भी हमारे इस तरह होते हैं कि आप घर बैठे तमाम चीज़ों से अपने इर्द गिर्द वाली अपडेट होते रहें। सो अगला सेगमेंट है टुडेज वेदर। अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल के साथ साथ चूँकि शहर में स्मॉग भी है और आगे फॉग भी शुरू होने वाली है, धुंध आएगी और फिर देखें जी क्या होता है जी। ये तो कुछ कहना, कुदरती चीज़ों के बारे में कुछ कहना ना कबल अज़ वक्त हो जाता है। हम कहते हैं जी बारिश होगी क्योंकि प्रेडिक्शन की जाती है, बारिश नहीं होती तो लोग कहते हैं ओहो आपके शो में तो कहा था। अच्छा जी, हम भी आपकी तरह जो है ना महकमा मौसमियात से डिटेल्स लेते हैं, आप लोगों की तरह गूगल से इंफॉर्मेशन जो प्रेडिक्ट की जा रही होती है वो शेयर कर देते हैं। बाकी कुछ चीज़ें कुदरत पे डिपेंड करती हैं। आज का मौसम कैसा है और इसके साथ साथ स्मॉग की सूरत हाल क्या है, अफशा की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको मौसम के हवाले से बताऊं तो फ़ज़ाई आलूगी अपने अरूज पर है और मौसम का हाल ये है कि रोज़ बरोज़ सुबह के औकात में जो है बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, रात के वक्त भी ठंड महसूस होती है, लेकिन शाम का दोपहर का ऐसा वक्त है जब कुछ गर्मी थोड़ी सी महसूस की जाती है। लेकिन फ़ज़ाई आलूगी मुसलसल पूरा दिन अपने अरूज पर रहती है। इस वक्त भी फ़ज़ाई आलूगी के अतबार से लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। लाहौर शहर में AQI इंडेक्स की मजमूई शरह 260 रिकॉर्ड की जा रही है और मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे 600 to 400 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह FF पाकिस्तान है, वहाँ पे 503 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि GCU में 647 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दूसरी जो जगहें हैं, सैयद मुरादी वली रोड, वहाँ
जहाँ पे 497 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे मुख्तलिफ AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहरियों को एहतियात करना कहा जा रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है बाहर का सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी सफ़र से बाहर इज्तनाब करें, जबकि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और अगर वर्जिश करनी है सुबह के औकात में, शाम के औकात में, तो घरों के अंदर रह के वर्जिश करें, क्योंकि स्मोक बाहर बहुत ज़्यादा है तो वो आपके फेफड़ों में जा सकती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और आँखों में जलन का मसला भी पैदा हो सकता है। जबकि मौसम के हवाले से भी आपको आगाह करूँ तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक जाने का इम्कान है। 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं भी इस फ़िज़ाई आलूदगी के ज़ोर को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं। तो माहिरीन की जानिब से और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि आज पूरा दिन खुश्क रहेगा और ये फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ भी सकती है। थैंक यू सो मच जी, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। हम बाकी सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शहर में कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है हम आपको बता देते हैं। सुबह अभी टाइम हुआ है जी 11:50, तो अगर आप अभी सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा कि कीमत क्या है जी। तो आज के भाव क्या हैं देखते हैं इस सेगमेंट में। अरबाज बाहर मौजूद हैं जी, रेट लिस्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, ना सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट और सरकारी रेट लिस्ट में फ़र्क होने की वजह से ख़रीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियों की कीमतों की अगर आज के रोज़ हम बात करें तो सबसे पहले मसाला जात सब्जियों में टमाटर की सरकारी तौर पर कीमत आज के रोज़ रखी गई है 95 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरियों को ओपन मार्केट में इजाफे के बाद वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रही है। इसी के अलावा जो आलू हैं उनकी सरकारी तौर पर कीमत रखी गई है 90 रुपये, मगर शहरियों को 120 से 130 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के अलावा जो प्याज जिसकी कुछ दिनों से किल्लत देखने में आ रही थी, अब बाज़ार के अंदर उसकी जो है फरावानी यकीनी बनाई गई है, लेकिन फिर भी उसकी सरकारी तौर पर कीमत तो रखी गई थी सिर्फ़ और सिर्फ 140 रुपये, मगर शहरियों को वो अब 180 से 190 रुपये तक के अंदर बेची जा रही है। इसी के अलावा अगर कुछ मज़ीद सब्जियों की कीमतों की हम बात करें तो जो लहसुन देसी है उसका सरकारी निर्ख आज के रोज़ रखा गया है 190 रुपये फ़ी किलो, मगर शहरी उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं 230 से 240 रुपये फ़ी किलो अदा करके। और इसी के साथ साथ जो मटर सरकारी हैं उनकी जो कीमत है वो रखी गई है 270 रुपये, मगर शहरियों को वो ओपन मार्केट में बड़े इजाफे के बाद 310 से 320 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद अगर हम कुछ सब्जियों की कीमतों पर रोशनी डालें तो जो गाजर है देसी उसकी सरकारी कीमत है 90 रुपये, मगर शहरियों को तकरीबन 130 से 140 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी के अलावा जो बंद गोभी है उसकी सरकारी तौर पर कीमत आज के रोज़ रखी गई है 155 रुपये, मगर शहरी उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं 180 से 190 रुपये किलो अदा करके। यहाँ पर आने वाले ओपन मार्केट में तमाम तर ख़रीदारों का यही कहना है कि इंतज़ामिया को, ज़िला इंतज़ामिया को, प्राइस मजिस्ट्रेट्स को ये चाहिए कि अगर वो सब्जियों की कीमतों के अंदर कमी को यकीनी नहीं बना सकते तो कम अज़ कम जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि गरीब बंदे और सफ़ेद पोश तबके के लिए सब्जियों का हसूल आसान से आसान हो सके। थैंक यू सो मच अरबाज, आपने हमारे साथ रेट लिस्ट शेयर की। अब देखते हैं माल का हाल। इस सेगमेंट में हम आपके साथ करेंसी रेट शेयर करते हैं जी। तो आज के अपडेटेड करेंसी रेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाहर जिन्होंने आना जाना होता है तो उनका ये भी कंसर्न रहता है, तो आपसे रेट लिस्ट शेयर करते हैं। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। कल सेम टाइम पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी, लेकिन उसके लिए जी हम आपसे फीडबैक ज़रूर मांगते हैं, ताकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपने शो को मैनेज कर लें। जो चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं उनको हम शामिल कर लें। अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें नाम भिजवा दें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।